हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बेहतर होगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कल आपकी जो पेडागोजी की फ़र्स्ट क्लास थी, आज सेकंड क्लास है। अगर जिसने भी फ़र्स्ट क्लास नहीं देखी प्लीज़ वो देख ले और सब्सक्राइब कर ले। जब भी आप सेकंड क्लास नेक्स्ट क्लास देखा कीजिए तो उससे पहले की क्लास एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि जो पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य और उसका अर्थ और उसके महत्व। आज देखेंगे पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु एवं विधियाँ। पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु एवं विधियाँ। फिर देखेंगे NCF 2005। फिर हम देखेंगे शिक्षण के सिद्धांत और सूत्र। शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं, सूत्र क्या होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरण शिक्षण विधियाँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे विषय वस्तु, थीम। विषय वस्तु क्या होता है? जो भी हम सिलेबस, विषय वस्तु मीन सिलेबस। और जो EVS का सिलेबस, जो EVS हर टॉपिक वाइज होता है। हर किसी का सिलेबस जो विषय वस्तु है वो टॉपिक वाइज होती है, बट EVS आपके पर्यावरण का सिलेबस थीम वाइज है। ठीक है, तो थीम वाइज क्यों है वो नेक्स्ट क्लास में हम समझाएंगे। अभी देखते हैं कि जो EVS का जो सिलेबस है आपका वो थीम वाइज है, विषय वस्तु है जो थीम वाइज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित। सबसे पहले आपको देखना है कि जो विषय वस्तु है, पर्यावरण की जो सिलेबस है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। और वो ऐसा होना चाहिए कि जो बालक के हित में हो। जो बच्चा है, आप जिसे पढ़ा रहे हो उसको रुचि उत्पन्न हो। ठीक है ना, वो उसके हित में हो और पर्यावरण के हित में हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे विषय वस्तु बालक केंद्रित होनी चाहिए। जो भी विषय वस्तु है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है ना, आपको ऐसा विषय वस्तु बनानी है जो बालक के समझ में आए, उसमें रुचि उत्पन्न हो और उसके हित में काम कर रही हो। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे विषय वस्तु शिक्षार्थियों को प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण से जोड़े और उनको एकीकृत तरीके से जोड़े। ठीक है ना, विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षार्थी, जो बालक है, वो प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृत। प्राकृत क्या होता है? जो नेचर, आपको प्राकृत से वो जोड़े, पेड़ पौधे से। और सामाजिक, आपके जो आसपास वातावरण है उससे बच्चा जुड़े। सांस्कृतिक से, त्योहारों से, जो आपके त्योहार होते हैं, फेस्टिवल, इन सब से जोड़े। धर्म से जुड़े और पर्यावरण से जोड़े, उनको एकीकृत तरीके से जोड़े। आपका जो प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जितने भी आपके जो रीति रिवाज होते हैं वो उनको एकीकृत मतलब अलग अलग चीज़ों को मिला लेना, जोड़ लेना, उसको एकीकृत बोलते हैं, इंटीग्रेटेड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे विषय वस्तु शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। बच्चे को समझ आना चाहिए, जो आप उसको पढ़ा रहे हो, जो उसको समझा रहे हो, वो उसके लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको इस लेवल का ना आप नेक्स्ट लेवल का पढ़ा रहे हो, है ना। आप उसको 1 2 3 नहीं आ रही, आप उसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये मल्टीप्लाई सिखाने लगे, तो आपको उसको देखना है कि उसको समझ आ रहा है, क्या उसके अनुकूल है, उसके स्तर है, उस स्तर का है। ठीक है, तो आपको देखना है मानसिक स्तर के अनुकूल हो। नेक्स्ट देखेंगे विषय वस्तु शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करे। ठीक है ना, विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति रुचि, सरोकार उत्पन्न करे। नेक्स्ट देखेंगे विषय वस्तु शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं से अवगत कराए जो समझ या ज्ञान उत्पन्न कराने में मदद करते हैं। अवगत मतलब जानकारी दे उनको, उन प्रक्रियाओं, शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों जो समझ या ज्ञान उत्पन्न करने में मदद करते हो। ठीक है, विषय वस्तु शिक्षार्थियों को ऐसी होनी चाहिए, उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं से अवगत कराए जो ज्ञान को उत्पन्न करने में मदद करती हो। नेक्स्ट देखेंगे विषय वस्तु शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने और खोजने का मौका दें। विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बालक, शिक्षार्थी जो है वो प्रश्न पूछें और उनको खोजने का मौका भी मिलना चाहिए। जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड से आप खोजबीन प्रोजेक्ट मेथड दे सकते हो। इस टाइप की आपकी विषय वस्तु होनी चाहिए जिससे बच्चे की जो थिंकिंग है, जो थिंकिंग कैपेसिटी है ना, वो उसकी बढ़े, डेवलप्ड हो। ठीक है ना, उसका विकास हो, समग्र विकास हो सके।
नेक्स्ट देखेंगे, विषय वस्तु शिक्षार्थियों में रट कर सीखने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करती है। क्या करती है? हतोत्साहित करती है, बिल्कुल ही मना करती है। रटने की प्रणाली को, जो प्रवृत्ति है, रटने की रटंत प्रणाली है या रटने की, सीखने की, रटकर सीखने की प्रवृत्ति है, उसको बिल्कुल ही मना करती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, यह शिक्षार्थियों वैविध्यपूर्ण परिवेश या पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करे। यह शिक्षार्थियों के वैविध्यपूर्ण परिवेश, पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करे, मतलब जो उसकी परिवेश से जुड़ी हुई कुछ मुख्य ज़रूरतें हैं उनको पूरा करे। जैसे मुख्य ज़रूरतें क्या है? उसका भोजन, उसका पोषण, उसकी शिक्षा, उसका व्यवसाय, जो अब भविष्य में वो कुछ व्यवसाय कर सके, वो कुछ कर सके, ठीक है ना। शिक्षा लेके वो अपना आत्मसम्मान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कुछ कर सके। ऐसे ही आपको अपनी मुख्य ज़रूरतों को पूरा कर सके, ऐसी आपको शिक्षा देनी है, ऐसी आपको विषय वस्तु बनानी है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, यह परिभाषाओं, शब्दावलियों एवं अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या ना करें। जो यह परिभाषाओं, शब्दावलियों एवं अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या ना करे। सिर्फ बुक्स में जो आपकी विषय वस्तु ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें सिर्फ परिभाषाएं हों, शब्दावलियाँ हों और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करें। अमूर्त अवधारणाएं बच्चे को समझ नहीं आती है। अगर एक छोटा बच्चा है, उसने कभी एप्पल देखा ही नहीं, ए देखा नहीं है ना, उसे नहीं पता कि ए क्या होता है, बट आप बता रहे हो ए ये होता है। पहले आप मूर्त चीज़ों से उसे जोड़िए, जैसे कि एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो एप्पल बच्चे ने देखा है, तो फिर आपको बताना है कि जो एप्पल होता है स्टार्टिंग में ए आता है, वो ए फॉर एप्पल, ऐसे आपको समझाना है। मूर्त से अमूर्त की तरफ आपको समझाना है और विषय वस्तु ऐसी बनानी है जिसमें अमूर्त अवधारणाएं की व्याख्या ना होती हो। नेक्स्ट देखेंगे, यह हस्तपरक क्रियाकलापों को बढ़ावा दे और सामूहिक क्रियाकलापों को भी, क्रिया मीन्स नहीं, क्रिया। ओके, यह हस्तपरक, जो आप हाथ से क्रिया, जो क्रिएटिव सृजनात्मकता कुछ ना कुछ करते हो, उसको बढ़ावा देती हो। हस्तपरक क्रियाकलापों को बढ़ावा दे और सामूहिक क्रियाकलापों को भी बढ़ावा दे। फिर देखेंगे, यह केवल पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों को ज्ञान का एकमात्र स्रोत के रूप में प्रस्तुत ना करे। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है ना, जो आपकी विषय वस्तु है, वो शिक्षक को एकमात्र स्रोत के रूप में प्रस्तुत ना करे। सिर्फ आपकी पुस्तक ही नहीं होनी चाहिए कि आपको ज्ञान देने का स्रोत, आपको इस तरह से शिक्षा देनी है, आपकी इस तरह से विषय वस्तु होनी चाहिए जो आपके बाहर के जीवन के, बच्चे को बाहर के जीवन से उनके जोड़ कर पढ़ाए, उनके परिवेश से जोड़ कर पढ़ाए, उनके जीवन, जो दैनिक घटनाएं हैं ना, उनके जीवन की घटनाओं से जोड़कर पढ़ाएं। इसकी, उनके जो भी जीवन में हो रही घटनाएं, उनकी बाहर के जीवन से, उनके परिवेश से जोड़कर शिक्षा दें, ऐसी होनी चाहिए विषय वस्तु। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षार्थियों को परिवार, समुदाय या अन्य माध्यमों जैसे समाचार पत्रों से ज्ञान अर्जित करने के लिए बढ़ावा दें। शिक्षार्थियों को, जो बालक है, उसको समुदाय या अन्य माध्यमों जैसे समाचार पत्रों से वो सीख सकता है, और भी अलग अलग तरीक़ों से वो अपने परिवेश से सीख सकता है, वातावरण से सीख सकता है, वो अपने मित्रों से सीख सकता है। अलग अलग तरीके से ज्ञान अर्जित करने के लिए बढ़ावा दें। फिर देखेंगे, इसमें वास्तविक घटनाओं एवं दैनिक जीवन की समस्याओं का समावेशन हो। इसमें वास्तविक घटनाओं या दैनिक जीवन की समस्याओं का समावेशन हो, मतलब जो भी आपकी विषय वस्तु हो, थीम हो ना, उसमें इस तरह से सिलेबस आपका तैयार हो, विषय वस्तु तैयार हो, इसमें कि वास्तविक घटनाओं एवं दैनिक जीवन की समस्याओं का समावेशन हो। ठीक है ना। आपको ऐसे अभी बताया आपको कि वास्तविक घटनाओं, जैसे बच्चा, अगर आप एक जल टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, अगर आपको वाटर पढ़ाना है एक बच्चे को, तो आप उसको उसके परिवेश से, आपके जीवन से जोड़ के पढ़ाइए कि बेटा जो आप पानी पीते हो उसको ही जल कहते हैं, ठीक है ना, जिससे आप नहाते हो उसको ही जल कहते हैं, वो शुद्ध होता है, इतने % शुद्ध जल होता है। अगर आप उसको वेस्ट करोगे, उसको ख़राब कर दोगे, तो आपको पीने के लिए फिर पानी नहीं बचेगा, जो जल नहीं बचेगा, फिर समस्याएं उत्पन्न होगी। तो उसको जो भी आप बताओ बच्चे को, वो उसके जीवन से जोड़ के पढ़ाइए, उसके जो जानता है बच्चा है, ठीक है ना, उसको जोड़िए,
कोई भी टॉपिक, जैसे आप पोषण न्यूट्रिएंट्स उसको पढ़ाने जा रहे हो तो उसे बताइए बेटा जो आप खाते हो, जैसे आप मिल्क पीते हो, मिल्क लेते हो, उससे आपको प्रोटीन मिलती है, जो भी आप बताओ उसके जीवन से आपको जोड़ना है, उसके बाद उसको पढ़ाना है, ठीक है ना। तो विषय वस्तु भी ऐसी होनी चाहिए जो आपके जीवन से जुड़ी हो, बच्चे के जीवन से जुड़ी हो। ओके, नेक्स्ट देखोगे, कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास हो तथा स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने का मौका मिले। कल्पनाशीलता, उसकी जो थिंकिंग है, थिंकिंग पावर है, और सृजनात्मकता क्रिएटिविटी है का विकास हो, और तथा स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने का मौका मिले। नेक्स्ट देखेंगे, यह शिक्षार्थियों को भय एवं पूर्वग्रह से मुक्त करे। ऐसी विषय वस्तु होनी चाहिए जिससे शिक्षार्थियों को भय एवं पूर्वग्रहों से मुक्ति मिले। नेक्स्ट देखेंगे, विषय वस्तु की भाषा शिक्षार्थियों की बोलचाल की भाषा हो। आपको इम्पॉर्टेंट है कि विषय वस्तु की जो भाषा, आपसे पूछा जाएगा विषय वस्तु की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो विषय वस्तु की भाषा शिक्षार्थियों की बोलचाल की भाषा से, बोलचाल की भाषा हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, बोलचाल भाषा क्या होती है, उसकी मातृभाषा, जिस भाषा में वो बोलना सीखा हो, जो उसके माता की भाषा हो, जो उसकी मातृभाषा, जो उसे आती हो, जैसे कि हिंदी, जो यहाँ पे मातृभाषा हिंदी है, मराठी लोगों के लिए मराठी और तेलुगु, ये जो उसकी मातृभाषा है वही उसकी शिक्षार्थियों की बोलचाल की भाषा होती है। नेक्स्ट देखेंगे, बोझ के बिना सिखाएं, अर्थात अबोधगम्य अवधारणाओं को कम करें। बोध के बिना, जो उसे समझ आए, आप उसको ऐसे समझाइए जो उसको बालक को समझ आए, शिक्षार्थियों को समझ आए। बिना बोझ की शिक्षा क्या होती है, जो उसे समझ आ रहा हो, बाहर की दुनिया को जोड़कर आपको उसको समझाना है, जिससे कि रटन प्रणाली खत्म हो सके। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे कि NCF 2005 क्या कहता है। आपका टॉपिक ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका NCF 2005। तो विषय वस्तु वाला आपका टॉपिक ख़त्म हो गया बिल्कुल। उसमें विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो सब बता दिया। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका NCF 2005। इसमें आप देखोगे NCF 2005 क्या कहता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश की है। जो NCF है 2005 है, उसने पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश की है। एकीकृत क्या होता है ना, जो अलग अलग चीज़ों को जोड़कर ना, अलग अलग विषय को जोड़कर पढ़ाना, एक ही विषय के रूप में पढ़ाना। जैसे कि आपकी SST हो गया, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस हो गया आपका, और पर्यावरण शिक्षा हो गया, एनवायरनमेंट एजुकेशन हो गया। इन तीनों सब्जेक्ट को एक ही सब्जेक्ट में EBS के रूप में पढ़ाना, ठीक है ना। इन तीनों सब्जेक्ट को एक ही EBS के रूप में पढ़ाना, इसको एकीकृत बोलते हैं, इंटीग्रेटेड बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत इंटीग्रेटेड पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश की है, ठीक है ना। किसने की है, NCF 2005 ने। नेक्स्ट देखेंगे, कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीम या विषय वस्तु पाठ्यक्रम में विभाजित करती है। कक्षा 3 से 5 तक की पर्यावरण अध्ययन को 6 थीम या विषय वस्तु में विभाजित करती है। नेक्स्ट देखेंगे, 6 थीम वो कौन कौन सी हैं। 6 थीम है आपकी है, फर्स्ट है आपकी, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज होता है, बट जो EBS है, CTET की EBS, वो टॉपिक वाइज ना देकर थीम वाइज देती है। तो वो क्यों देती है, देखो बच्चे का जो विकास होता है, जो उसका विकास हो रहा होता है, वो होल देखता है, ठीक है ना, समग्र देखता है। उस बच्चे को पता नहीं होता है ना कि क्या हिस्ट्री होता है, क्या ज्योग्राफी या क्या साइंस होती है, या फिर प्लांट को आप बॉटनी में ही पढ़ोगे, रिवर के बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़ो। उस बच्चे को आप नहीं पता होता है ना, उसका समग्र, वो समग्र देखता है, समग्र चीज़ों को देखता है, होल देखता है। तो इसलिए EBS ने
ईबीएस ने इसको टॉपिक वाइज ना देके थीम वाइज दिया है, ठीक है ना। आपको ईबीएस में सिर्फ 6 थीम पढ़नी है। फर्स्ट थीम है आपकी परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकंड है आपकी, नेक्स्ट है फूड, थर्ड वाटर, नेक्स्ट शेल्टर एंड फिफ्थ है आपकी ट्रेवल, सिक्स है आपकी हाउ डू वी मेक थिंग्स, मीन्स हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, हाउ डू वी मेक थिंग्स। ये आपकी 6 थीम है। सबसे पहले आप परिवार मित्र, परिवार होगा तो परिवार को भोजन भी चाहिए होगा, उसको भूख लगेगी तो उसको भोजन चाहिए होगा, है ना। तो इस भोजन चाहिए तो उसको पानी भी पीता है ना। परिवार मित्र जो भी होंगे, जो मनुष्य होगा उसको पहले भोजन चाहिए होगा, भोजन के बाद उसको पानी वाटर की ज़रूरत होगी, फिर शेल्टर उसको रहने के लिए आवास चाहिए होता है, फिर वो कहीं ना कहीं घूमने भी जाएगा, यात्रा करेगा। लास्ट है आपका हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, हाउ डू वी मेक थिंग्स, वो कुछ ना कुछ बनाएगा भी, कुछ ना कुछ करेगा भी। तो ये उसकी 6 थीम, ये आपकी हो गई 6 थीम, ठीक है। इसी थीम में जो भी आपको ईबीएस में पढ़ना है, सिर्फ आपको 6 थीम पढ़नी है और इसकी कुछ सब थीम भी हैं वो पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आपका थीम वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं, किस प्रकार से बालक को पढ़ाया जाए। सिद्धांत मीन्स किस तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए कि जो बालक है उसको अच्छे से समझ आए और उसमें रुचि उत्पन्न हो, ठीक है। देखते हैं, फर्स्ट है आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। बच्चे को आपको ऐसे समझाना हो जिसमें कि बच्चे को बोरियत फील ना हो, मतलब वो एक्टिव रहे, सक्रिय रहे। आप समझा रहे हो, आपको इस तरह तरीके से उसको बताना है जिसमें बच्चे को रुचि उत्पन्न हो जाए। कोई भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, जैसे कुछ भी, तो आप देखते हैं ना, मॉडल चार्ट लेके पढ़ा सकते हो, कुछ उनके टॉयज़ खिलौने टाइप लेके उनको बता सकते हो जिसमें बच्चे को रुचि उत्पन्न हो, वो उन सक्रिय रहे, वो भी एक्टिव रहे। कि आप अगर पढ़ा रहे हो, बीच बीच में आप उनसे क्वेश्चन पुटअप कर लीजिए कि हाँ ये बच्चा अगर आपने पढ़ा है तो आपको कितना समझ आया, आप बताइए, तो जिससे बच्चा की एक्टिव रहे, ठीक है ना, सक्रिय रहे। यही होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट देखेंगे रुचि का सिद्धांत। आप बालक को ऐसे इस तरीके से पढ़ाइए और ऐसा पढ़ाइए जिसमें उसकी रुचि उत्पन्न रहे। जैसे कि आप अगर पढ़ा रहे हो, वाटर चैप्टर पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, तो उसके परिवेश से, उसके जीवन घटनाओं से जोड़ के पढ़ाइए। नेक्स्ट आप प्लांट पढ़ा रहे, प्लांट के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा रहे, तो उसको बताइए, दिखाइए ये प्लांट होता है, ठीक है ना, उसको सामने से दिखाइए, मूर्त चिंतन करवाइए उसका कि प्लांट ऐसा होता है, इसकी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं, इस टाइप की होती हैं, वो चीज़ें आपको दिखानी है और बच्चे को उसके बारे में बताना है जिससे उसकी रुचि उत्पन्न हो, ठीक है। आपको सिर्फ ऐसे नहीं कि बोर्ड पे सिर्फ आपने लिख दिया और चले जाओ, जिससे कि बच्चे की रुचि उत्पन्न ना हो। और रुचि उत्पन्न जब बच्चे की होगी तभी वो अच्छे से अच्छा सीख पाएगा और आगे के लिए, भविष्य के लिए वो अच्छे से परिपक्व हो पाएगा उस चीज़ में, अच्छे से शिक्षा में उसका इंटरेस्ट आएगा, रुचि उत्पन्न होगी। नेक्स्ट देखेंगे अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। आपको बच्चे को ऐसे पढ़ाना जो बच्चे उससे मोटिवेटेड हो, उसको मोटिवेशन मिले, ठीक है ना। मैं इसको करके दिखाऊंगा, उसके अंदर आए कि हाँ मैं इसको करके दिखाऊंगा, उसके अंदर क्या आना चाहिए कि मैं इसको करके दिखाऊंगा, मैं इसको सीख जाऊंगा। ये सब चीज़ें उसकी चलनी चाहिए। जैसे कि आप अगर बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे 1 2 3 बच्चे को नहीं आ रही, तो आपको उसको डांटोगे नहीं कि आप तुम तो इतने मक्कार हो, तुमको आ ही नहीं सकता, तुम तो पढ़ते नहीं हो बिल्कुल, तुम तो नालायक हो, ऐसे आपको नहीं बताना है। उसको मोटिवेट करना, हाँ बेटा आपको नहीं आता है बट आपको आ जाएगा, आप भी सीख सकते हो। आप उसको मोटिवेशन दोगे, मोटिवेटेड करो कि बेटा आप सीख सकते हो, ये देखो ये सीख गया है, इससे अच्छा भी आप सीख सकते हो, ठीक है ना। आप कुछ कर सकते हो, आप कुछ बन सकते हो, इस टाइप से आपको उसको पढ़ाना है कि उसकी जो प्रिंसिपल मोटिवेशन का जो सिद्धांत है वो एकदम, जिससे बच्चे को अभिप्रेरणा मिले, अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न हो, मोटिवेट हो कि हम करेंगे, हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स। आप जो भी पढ़ रहे हो, बालक को पढ़ाओ, उसका पहले उद्देश्य बताओ कि बेटा आप पढ़ रहे हो तो वो क्यों पढ़ रहे हो, इससे
क्या क्या लाभ है आपके, क्या आपके जो जीवन में उससे क्या प्राप्त हो सकता है, ये सब चीज़ें आपको बालक को समझानी है। जैसे कि अभी आप सीटेट कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो किस लिए पढ़ रहे हो, आपको सीटेट क्वालिफाइड करना है। सीटेट क्वालिफाइड क्यों कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आपको सुपर टेट निकालना है, आपको जॉब चाहिए, आपको टीचर बनना है। आपका उद्देश्य क्या है, जो भी आप पढ़ रहे हो आपका गोल क्या है कि आपको एक टीचर बनना है। ओके, नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है ना। तो बच्चा होता है, उसका जो परिवेश होता है, जो एक बालक होते हैं, बालक अलग अलग परिवेश से आए होते हैं ना, वो अलग अलग उनकी सोच होती है, उनकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, उनमें जो विभिन्नताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कोई बच्चा अच्छे से जल्दी समझ जाता है, कोई कम समझ सकता है, किसी में आनुवांशिक कमियां होती हैं, किसी में कम परफेक्ट होता है, और अलग अलग प्रकार का बच्चा होता है। उसको एक साथ विभिन्नताओं को सिद्धांत मतलब कहता है, बच्चा जो अलग अलग परिवेश से आया उसको एक साथ, ये देखो ये चल नहीं सकता है, ये पाएज है, ठीक है ना, इन सब बच्चों को एक साथ आपको जोड़ के एक ही कक्षा में आपको पढ़ाना है। अलग अलग जो प्रकार के बच्चे होते हैं, अलग अलग समाज से आए हैं, अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग अलग उनके आनुवांशिकता अलग अलग हो सकती है, अलग अलग प्रकार के, उन सभी बच्चों को जो अलग अलग प्रकार के बच्चों को एक ही जोड़कर समावेशन शिक्षा उनको देनी है। व्यक्तिगत भिन्नता होने के बावजूद भी आपको शिक्षा ऐसी देनी है जिससे कि बच्चा को अभिप्रेरणा मिले, कोई भी डीमोटिवेट ना हो। नेक्स्ट देखेंगे मूर्त से अमूर्त की ओर। आपको पहले भी बताया कि मूर्त क्या होता है, आपको इस तरह से शिक्षा देखनी, इस तरह से आपको पढ़ाना है। मूर्त से अमूर्त, जो दिख रहा हो, जो सामने हो, उसको पहले बताना है, उसके बाद जो नहीं दिख रहा है उसको बताना है। ठीक है ना, मूर्त से अमूर्त की ओर। अगर इस तरह से आप उनमें अप्रोच डेवलप करोगे तो इससे बच्चा खुद सोचने लगेगा, उसकी थिंकिंग जो कि कब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सब बच्चा खोजबीन करने लगेगा, स्वयं बच्चा सोचने लगेगा, खोज करने लगेगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, सबसे पहले ये किसने दिया, किलपैट्रिक ने। ये प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक जी ने दिया है, और इसमें बच्चा खोजबीन, प्रोजेक्ट मेथड से बच्चा खोजने बीजने लगता है, उसकी जिज्ञासा बढ़ती है, उसमें जो समूह में चर्चा करते हैं जिससे कि उसका सामाजिक विकास होता है और उसको सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, ये प्रोजेक्ट मेथड से होता है। स्टोरी टेलिंग, मतलब आप उसको इस तरह से शिक्षा दो, जो कहानियाँ बोल बोल के, कहानियाँ सुना के, अगर बच्चे को, छोटा बच्चा होता है उसको कहानियाँ में सबसे ज़्यादा रुचि उत्पन्न हो जाती है। अगर आप जो भी शिक्षा दें उसको कहानियाँ के माध्यम से दें जिससे कि बच्चों में रुचि उत्पन्न हो सके। ठीक है, इतना समझ आया होगा आप लोगों को। और आपका सीटेट का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। जिसने भी अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है, अच्छे से तैयार नहीं किया है, वो अभी भी टाइम है, अभी भी अगर करना चाहे तो। पेडागोजी सिंपल होती है, कुछ भी उसमें नहीं होता है, बट बस लैंग्वेज इसकी है, थोड़ा समझना पड़ता है। अगर आप करना चाहते हो तो अभी भी कर सकते हो। ठीक है ना, सबसे पहले पेडागोजी आप कंप्लीट करो और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आप करना स्टार्ट करो। सबसे पहले देखो कि सिलेबस क्या है सीटेट का, उसके बाद आप कर लोगे। ओके, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।